बच्चों, आज हम ग्रेविटेशन वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में एज पर आपके एनसीईआरटी का जो ऑर्डर है उसमें केपलर्स लॉ पहले करवा रखा है। हालांकि मैं केपलर्स लॉ को चैप्टर के लास्ट में बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं केपलर्स लॉ जितना एनसीईआरटी में कर रखा है उतना करवा रहा हूं आपको, राइट। तो देखिए केपलर्स लॉ क्या है। based on the experimental data collected by Tycho Brahe, एक्चुअली टाइको ब्राहे एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने ग्रेविटेशन से रिलेटेड बहुत सारे डेटा जिंदगी भर में कलेक्ट किए, अपनी पूरी ज़िंदगी इसी में लगा दी थी। तो जो टाइको ब्राहे ने डेटा कलेक्ट किए थे उन डेटा को एनालिसिस किया केपलर ने, और आफ्टर डूइंग ग्रेट एनालिसिस केपलर पोस्टुलेटेड 3 लॉज। तो बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल डेटा कलेक्टेड बाय टाइको ब्राहे, केपलर पोस्टुलेटेड 3 लॉज। अब ये जो 3 लॉ है ना, ये केपलर के लॉ हैं। तो देखिए सबसे पहली बात करते हैं अपन केपलर्स फर्स्ट लॉ। बेटा ये जो केपलर्स फर्स्ट लॉ है ना, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। व्हाट दिस लॉ स्टेट्स? This law states that all the planets, चलो मैं यहाँ पे आपको 1 मिनट लॉ लिखने से पहले एक बात और बता दूँ कि केपलर पोस्टुलेटेड 3 लॉज फॉर द प्लैनेटरी मोशन ऑफ आवर सोलर सिस्टम। आर सोलर सिस्टम, ये एक लाइन मैं आपको और बता दे रहा हूँ। एक्चुअल में सच्ची बात क्या है कि केपलर ने जो ये लॉ बनाए थे ना, वो हमारे सोलर सिस्टम की प्लैनेटरी मोशन के लिए ही बनाए थे, लेकिन ये लॉ जो हैं वो पूरे यूनिवर्स पर एप्लीकेबल है, यानी हाँ पूरा काम करते हैं, मिल्की वे पर भी काम करते हैं, यानी लॉ फेल नहीं हुए। लेकिन केपलर ने जो काम किया था और टाइको ब्राहे ने जो काम किया था, तो उन्होंने टाइको ब्राहे ने तो जो डेटा कलेक्ट किए वो सारे के सारे प्लैनेटरी मोशन और सेलेस्टियल बॉडीज़ के लिए कलेक्ट किए थे, राइट। उन डेटा को केपलर ने काफ़ी एनालिसिस करके और फिर 3 लॉ बनाए, लेकिन वो फंडामेंटली बनाए थे हमारे सोलर सिस्टम के लिए। हमारा सोलर सिस्टम माने हमारा सोलर सिस्टम जिसमें हमारे सन के प्लैनेट हैं, वो वाला। तो दिस लॉ स्टेट्स दैट ऑल प्लैनेट्स revolve around the sun in elliptical orbits. This is law of orbits, and sun be at one focus of ellipse। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, तो ध्यान दीजिए। स्टेटमेंट कह रहा है कि ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स एंड सन बी एट वन फोकस ऑफ द इलिप्स, राइट। तो देखिए जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूं, आप समझने की कोशिश करिएगा। जैसे ये एक इलिप्स है और ये एक फोकस होता है, सन यहां होता है, ये सेंटर होता है सन का, SUN। प्लेनेट इसके ऊपर चक्कर लगाता है, प्लेनेट ऐसे चक्कर लगा रहा है, राइट। ये बेटा इलिप्टिकल ऑर्बिट है। ये क्या है? इलिप्टिकल ऑर्बिट है। अगर मैं सन के सेंटर से इस डिस्टेंस को मेजर करूं, तो अगर मैं सन का सेंटर मान लो यहाँ पे S कह देता हूँ, इसको सन के सेंटर को S कह देता हूँ,
इसे मैं कह देता हूं P1। P1 तो मैं पता है क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा एस P1 इज आर मैक्सिमम, मैक्सिमम डिस्टेंस है। अगर मैं इसको P2 कह देता हूं तो इसको मैं कहूंगा एस P2 इज आर मिनिमम, आर मिनिमम। ये वाली जो पोजीशन है ना, इसे कहते हैं एपोगी। इस पोजीशन का नाम क्या है, एपोगी। और इस पोजीशन का नाम क्या है, पेरिगी, पेरिगी, राइट। तो देखिए ये जो है इसे हम कहते हैं एपीहीलियन, एपीहीलियन। एक मिनट स्पेलिंग जरा आप चेक कर लेना, एपीहीलियन है ना। हाँ, ये स्पेलिंग जो है ना थोड़ा सा ऐसे ही मेरे को गड़बड़ लगती है, आप लोग चेक कर लिया करो स्पेलिंग्स। एपीहीलियन और ये होता है पेरीहीलियन। एक्चुअल में ये इंग्लिश की जो लैंग्वेज है ना, ये है ही घटिया लैंग्वेज, पेरीहीलियन। एपीहीलियन, पेरीहीलियन। अब आप कहोगे सर आप इंग्लिश की लैंग्वेज को सीधे सीधे घटिया बोल देते हो। मैंने हाँ बिल्कुल, एकदम नॉन साइंटिफिक लैंग्वेज है। मेरे को डर वर थोड़ी लगता है किसी से, कोई अंग्रेज आकर के मेरे ऊपर कुछ कर दे, कर दे तो कर दे, हैं, मैं प्रूव कर दूंगा उसको। हाँ, मैं प्रूव कर दूंगा कि दिस इज नॉन साइंटिफिक लैंग्वेज। हाँ, ऐसा ही हूँ मैं। तो ये आपका आर मिनिमम है, ये आपका आर मैक्सिमम है। ओके, अब ये जो है ना, ये आपका आर मिनिमम हुआ, ये आर मैक्सिमम हुआ। अगर हम P1 P2 की टोटल बात करें तो P1 से लेके P2 तक की जो बात है, इसे हम कहेंगे आर मिनिमम प्लस आर मैक्सिमम। इसे बेटा कहते हैं हम मेजर एक्सिस, इसका नाम है मेजर एक्सिस। तो देखो मैं मेजर एक्सिस आपको बना रहा हूं अलग कलर से, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं मैं मेजर एक्सिस के लिए। ये आपकी मेजर एक्सिस है, दिस इज कॉल्ड एज मेजर एक्सिस। P1 P2 क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस। ये मान लीजिए C इज द सेंटर ऑफ इलिप्स, है ना। तो ध्यान दीजिए C इज सेंटर ऑफ इलिप्स, सेंटर ऑफ इलिप्स। अगर C सेंटर ऑफ इलिप्स है तो मैं पता है क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा C से P1 और C से P2 बराबर है ना। तो देखिए आप जरा इसको चेक करिए अच्छी तरह से। C से P1 की डिस्टेंस बराबर C से P2 की डिस्टेंस, इसे हम कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस आधी हो गई है जी मेजर एक्सिस की। तो इट इज इक्वल टू P1 से P2 तक डिवाइड बाय 2, यानी कि आर मैक्सिमम प्लस आर मिनिमम डिवाइड बाय 2। अब ध्यान दो, ये जो C P1 है ना बेटा, इसको और इसको मैं ए बोल देता हूँ, ए एंड ए। तो ध्यान दो, ये जो है ना C P1 C P2, इसे सेमी मेजर एक्सिस, इसकी लेंथ को ए बोलते हैं। अब जब इसकी लेंथ ए हुई तो सोचो, जरा सोचो कि सेमी मेजर एक्सिस कितनी हो जाएगी। सेमी मेजर एक्सिस हो जाएगी 2a, सिंपल सिंपल, है ना। और ये आपका ए है, ये आपका ए है। तो देखिए सेमी मेजर एक्सिस ए इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट फ्रॉम द सन। तो सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस ए, सेमी मेजर एक्सिस ए is the average distance, from the sun, हाँ, but that is between sun and planet, है ना। इसको अच्छी तरह से आप ऐसे बोलिए, that is between sun and planet, sun and planet, इसके बीच की एवरेज डिस्टेंस है बेटा ये। ओके, ये चीज़ तो ये हुई। एक चीज़ और हम डिफाइन करते हैं, हालांकि उसका बहुत कम यूज है, वो ये है कि ये आपकी माइनर एक्सिस कहलाती है। इसको हम यहाँ से यहाँ तक माइनर एक्सिस बोलते हैं, राइट। इसको अगर मैं मान लो Q1 और Q2 लाइन बोल दूँ तो मैं कहूँगा यहाँ पे CQ1 इक्वल टू CQ2, इट इज इक्वल टू सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। इसका मैं B कह देता हूँ, इसको मैं
बी कह देता हूँ। तो माइनर एक्सिस की वैल्यू क्या होगी बताओ? माइनर एक्सिस बराबर आएगा 2b। सेमी माइनर एक्सिस बी है, माइनर एक्सिस 2b है। टोटल कर देंगे तो ये डिस्टेंस b ले रहे हैं, ये डिस्टेंस b ले रहे हैं, तो नेचुरल 2b है। कुल मिलाकर के आपके सामने ये चीज़ आ गई है ना, कि ये आपका एवरेज डिस्टेंस होता है आर मैक्सिमम आर मिनिमम। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक चीज़ और है जो केपलर ने तो नहीं बताई थी, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, उसको आप नोट करिए। नोट, बट दिस इज नॉट स्टेटमेंट इन्वॉल्व इन केपलर्स लॉ, है ना। तो ये आपका एक्चुअल में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। तो नोट, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम नोट करिए आप सबसे पहले, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हालांकि इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे आपको रोटेशनल डायनामिक्स में। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को हम आपके बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे आपको, राइट। क्या है कंसेप्ट? कंसेप्ट जैसे आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या था, जरा रिकॉल करिए अपनी मेमोरी को, रिकॉल करिए। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल क्या था, उसके बाद एंगुलर मोमेंटम बताएंगे। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये था, इफ f इक्वल टू 0 देन p इक्वल टू कंजर्व्ड। ये था कांस्टेंट और कंजर्व्ड एक ही बात है ना, है ना। तो f इक्वल टू 0 होने पर ही लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता था बेटा, ये ध्यान रखिए। देन लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड, ये ध्यान रखिए, नहीं तो नहीं था, नहीं तो नहीं था। ओके, अब यहां पर क्या है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रूल। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रूल क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रूल है कि इफ टॉर्क इक्वल टू 0 देन L रिमेन्स कंजर्व्ड। L इज व्हाट? एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। ये आपका लॉ है। तो अब देखिए इसके लिए है ना, फॉर प्लेनेटरी मोशन मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे टॉर्क 0 होता है ना। कैसे होता है, क्या होता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा अलग से। अभी इस समय हम इसको अप्लाई कर देते हैं केवल, है ना। तो देखिए इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, ऑर्बिट एज पर दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ध्यान देना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, जैसे ये आपकी इलिप्टिकल ऑर्बिट थी, यहाँ आपके सन थे और ये आपका ऐसा था, राइट। अब यहाँ पर जो आर मिनिमम और आर मैक्सिमम है ना बेटा, आर मिनिमम आर मैक्सिमम, इस पे अगर हम ध्यान दें तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो L1 है वो L2 के बराबर होगा, और इसको कहेंगे हम एम वी V1 R1 इक्वल टू एम V2 R2, ये होगा। और जब ये होगा तो V1 अपॉन V2 इक्वल टू R2 अपॉन R1 होगा। और इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपका जो V है वो प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R होगा। जब आपका R मैक्सिमम होगा तब V मिनिमम होगा, जब V मिनिमम होगा तब R मैक्सिमम होगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, करेक्ट। अब मैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 पे बात कर रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1। हाँ जी, एंगुलर मोमेंटम होता है MVR। MVR को क्या कहते हैं? एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। अब हमने कहा V प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। जब V मैक्सिमम होगा तब R मिनिमम होगा, जब V मिनिमम होगा तब R मैक्सिमम होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शन का मतलब यही होता है, राइट। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को आप चेक करिए, V1 R1 इट इज इक्वल टू V2 R2, करेक्ट। अभी हमने कहा कि जब V मैक्सिमम होगा तब आपका R मिनिमम होगा, और जब V मिनिमम होगा तब आपका R मैक्सिमम होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो V मैक्सिमम
आर मिनिमम इक्वल टू वी मिनिमम इंटू आर मैक्सिमम, तब ये बराबर होगा। एक्चुअल में एक ज़्यादा दूसरा कम, दूसरा कम एक ज़्यादा, तो अपने आप ही बैलेंस हो जाएगा, है ना। तो वी मैक्सिमम अपॉन वी मिनिमम इट इज इक्वल टू आर मैक्सिमम अपॉन आर मिनिमम। देखिए मैं अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, उसको आप ज़रा समझ लीजिए, उसको आप ज़रा समझ लीजिए कि ये जो हमारा इलिप्स था कहाँ गया, सन वाला, सन वाला। मैं इस इलिप्स पर थोड़ा सा बातें करना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखो मैं इसको इधर की तरफ खिसका देता हूँ जिससे मैं बात कर सकूँ उसको, राइट। ये लो जी, ये आपका इलिप्स है। तो देखिए मैं आपको इलिप्स बनाना सिखाता हूँ, है ना। तो हाउ टू कंस्ट्रक्ट इलिप्स, ये आप नोट डाउन कर लिए, बड़ी अच्छी बात है। हाउ टू कंस्ट्रक्ट इलिप्स, तो देखिए क्या करेंगे हम एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा लेंगे और उसके ऊपर एक सफ़ेद कागज़ चिपका दो। आपके घर में कार्डबोर्ड तो पड़े ही होंगे, है ना, पड़े रहते हैं सबके घरों में। तो एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा लिया, उसके ऊपर सफ़ेद कागज़ चिपका दिया। सफ़ेद कागज़ चिपका के उस पर 2 कील ठोक दो, 2 कील ठोक दीजिए। एक कील यहाँ ठोका और एक कील यहाँ ठोका, ठोक दिया। अच्छा अब देखिए ये कील ठोका ना, इस एक कील का नाम रख दीजिए फोकस 1, एक कील का नाम रख दीजिए फोकस 2। अब यहाँ पर एक धागा जो है ना इस कील से बांध दीजिए। मजबूत धागा होना चाहिए, कमज़ोर धागा नहीं होना चाहिए। आपने एकदम मजबूत धागा ऐसे ऐसे यहाँ बांध दिया। तो धागा लिया, धागा बांध दिया, ढीला छोड़ा, बहुत अच्छे से ढीला छोड़ दिया। मजबूत धागा लिया लेकिन ढीला छोड़ा, राइट। अब क्या किया कि एक पेंसिल ले लीजिए, पेंसिल भी मजबूत होनी चाहिए साहब, कमज़ोर पेंसिल नहीं होनी चाहिए। देखिए मैं मजबूत पेंसिल ले रहा हूँ और इस पेंसिल को आप यहाँ टच करा दीजिए धागे से, धागे से टच करा दिया। F1 F2 2 कीलें ठोकी आपने, नेल्स होती है, कील ठोक दी, कील ठोक के धागा बांध दिया। फिर आपने एक पेंसिल ली, पेंसिल को धागे से टच करा दिया। अब धागे से टच करा करके इसको खींचो, किसी भी डायरेक्शन में खींच दो। ये देखिए यहाँ पे खींच दिया मैंने, और खींच दो, कर जितना खींचे खींच दो, मतलब मैक्सिमम टाइट कर दो, एकदम टाइट हो जाए, एकदम टाइट हो जाए। टाइट होगा तो अब देखिए हाल ऐसा होगा, ये हाल हो जाएगा इस धागे का। जो ढीला डाला धागा था आपने पेंसिल फंसाई, धागे में पेंसिल फंसा दो, पेंसिल फंसा करके खींच दो, उसको खींच दिया तो अब ये धागा यहाँ आ गया और ये अब इसमें टेंशन आ गया ज़बरदस्त, बढ़िया वाला आपने खींच दिया बढ़िया से। पेंसिल आपकी मजबूत है, ध्यान रखना, कमज़ोर पेंसिल लोगे टूट जाएगी, है ना। मजबूत वाली पेंसिल लेना जिसे टूटे ना। ये हो गया जी। अब आप क्या करिए कि इसको जो है ना घुमा दो बढ़िया से, इसको बढ़िया से घुमा दो। तो देखो मैं इसको बढ़िया से घुमा दे रहा हूँ पकड़ के, मतलब आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। फिर भी मेरे को अच्छा बनाना नहीं आता ना। 1 मिनट में ज़रा कोशिश कर रहा हूँ ज़रा इसको धीरे 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 बनाने की, ठीक है बेटा। हाँ अब मान लो अच्छा है, मान लो यार, बनेगा नहीं मेरे से, है ना। ये आपका फोकस कहलाता है, इसको कहते हैं फोकस 1 फोकस 2, यानी जो दोनों कील थी ना ये फोकस है, ये फोकस है। किसी भी एक फोकस पर सन हो सकता है, किसी भी एक फोकस पर सन हो सकता है, राइट। अब आपने इसको आर मैक्सिमम कह दिया और इसको आर मिनिमम कह दिया, इसको आपने मेजर एक्सिस कह दिया, है ना। तो मेजर एक्सिस जो आपकी थी ना वो आपको दोबारा से समझ में आ रही होगी कि आर मिनिमम प्लस आर मैक्सिमम है। इस मेजर एक्सिस को हम 2a कहते हैं, ए को कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस, और यही एवरेज डिस्टेंस होती है, ध्यान रखना, सेमी मेजर एक्सिस। तो आर मैक्सिमम प्लस आर मिनिमम बाई 2 हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गई आपको बात, राइट। तो ये आपका सिंपल सा कनेक्शन है, हमेशा एवरेज वही निकल करके आता है। ये जो सिचुएशन होती है ना इसमें ध्यान दीजिए, जैसे ये आपकी जो पेंसिल की पोजीशन है ये यहाँ पर आती है, तो इसे कहते हैं पेरिगी, इसे कहते हैं एपोगी, और इसे कहते हैं पेरिगी। अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताई दूँ, फिर जब कर ही रहे हैं तो फिर पूरा काम कर दें, है ना। हाँ, उसे कहते हैं एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी ई, एक्सेंट्रिसिटी
हालांकि अभी मेरे को बताने का मूड नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ बता ही देते हैं एक्सेंट्रिसिटी क्या होता है ना। ये होता है बेटा आर मैक्सिमम माइनस आर मिनिमम अपॉन आर मैक्सिमम प्लस आर मिनिमम, ये आपका एक्सेंट्रिसिटी होता है। अगर आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट करो और कैलकुलेट करो तो सीन ऐसा बनता है। क्रॉस प्रोडक्ट करिए आप, ई अपॉन 1 करो, इसको आप लिखिए ई अपॉन 1 और फिर आप क्रॉस प्रोडक्ट करिए तो आपका ये जवाब आता है आर मैक्सिमम अपॉन आर मिनिमम इक्वल टू 1 प्लस ई अपॉन 1 अपॉन आर मिनिमम 1 माइनस, ये आता है आपका, राइट। ये एक्सेंट्रिसिटी होता है। ओके, चलिए, ये सब आपका केपलर्स कौन सा लॉ था? फर्स्ट लॉ था। अब मैं सेकंड लॉ पर आ रहा हूँ। तो देखिए केपलर्स सेकंड लॉ, सेकंड लॉ, अच्छा, इसे कहते हैं लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया ये बड़ा ही मतलब जोरदार नियम है, बहुत ही बढ़िया लॉ है। तो देखिए केपलर सेकंड लॉ स्टेट्स दैट, केपलर्स सेकंड लॉ states that in all planetary motion, in all planetary motion, Kepler's second law states that in all planetary motion the radial line, joining sun and planet, sweeps through equal area in equal time, इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। देखो बात को समझने की कोशिश करिए। जैसे ये आपका इलिप्टिकल ऑर्बिट था ना, इलिप्टिकल ऑर्बिट था, ये आपका सन है। अब आपका सन का सेंटर यहाँ है, मान लो प्लेनेट यहाँ है, या मान लो प्लेनेट यहाँ है। अब मैं अपनी धरती माता की बातें करूँ, अगर मैं धरती माता की बातें करूँ ना, तो देखिए सीन क्या है। सीन ये है कि धरती माता आपकी दिसंबर में यहाँ होती है और जून में यहाँ होती है। जून में सन के बहुत पास होती है, दिसंबर में सन से बहुत दूर होती है, इसलिए सर्दियाँ लगती हैं इधर, गर्मियाँ होती हैं। ये धरती माता की हालत है। अब देखिए क्या होता है कि अगर एक महीने में ये अर्थ यहाँ से लेके यहाँ तक आती है, मान लो कि दिसंबर के बाद जनवरी आ गई, तो एक महीने में अर्थ इतना चल देती है ना, ये आपका एरिया स्वेप्ट हो गया। दिस इज द एरिया स्वेप्ट बाय द अर्थ, सन जॉइनिंग, लाइन जॉइनिंग। तो ये लाइन तो ये है रेडियल लाइन, आपका एरिया ये आ गया, राइट। अच्छा, इधर जून में अर्थ अगर यहाँ है तो जुलाई में यहाँ आ जाती है, बहुत तेज चलती है, इधर स्पीड बहुत तेज होती है, पास में स्पीड तेज होती है ना। ये एरिया आ गया। आपको बताऊं मैं अमेजिंगली, ये दोनों एरिया इक्वल होते हैं, इसे कहते हैं एरिया वेलोसिटी, है ना। तो देखिए दिस इज कॉल्ड एरिया वेलोसिटी, राइट। तो ध्यान दीजिए, एरिया स्वेप्ट बाई रेडियल लाइन in equal time, be always equal, है ना। अच्छा, rate of area swept is called as what? Rate of area swept with respect to time is called as area velocity। तो देखिए एरिया वेलोसिटी आपकी जो है ना वो होती है, it is equal to area upon time,
ये होती है बेटा एरिया वेलोसिटी, राइट। अच्छा, अगर मान लो अपन अप्रोक्सीमेट सर्कल मान लेते हैं कि इफ इट इज अप्रोक्सीमेट सर्कल, कि अगर हम इलिप्स को अप्रोक्सीमेट सर्कल मान लेते हैं तो एरिया क्या होगा सर्कल का, पाई आर स्क्वायर अपॉन टी माने टाइम पीरियड, एक पूरे सर्कल का, एक पूरे सर्कल का, है ना। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, सोचो सोचो सोचो। अगर मैंने सर्कल माना तो, सर्कल मान लिया तो, है ना, तो ये आपका आ गया 2 से 2। अब देखिए क्या होगा आपका, ये होगा 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू आर स्क्वायर बाई 2। चेक करो, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी को मैं बोल दूंगा ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। चेक करिए आप, चेक करिए, तो ये क्या हुआ, ये हो गया आपका ओमेगा आर अपॉन 2, है ना। इसको मैं m अपॉन m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, है क्या हो गया, ये ओमेगा इंटू आर बराबर v, तो ये आ गया एम वी आर अपॉन 2m। आपको पता है एम वी आर क्या होता है, एम वी आर होता है एंगुलर मोमेंटम, एम वी आर क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम डिवाइड बाई 2m। तो आप देखिए एरिया वेलोसिटी जो है, एरिया वेलोसिटी, सॉरी एरिया वेलोसिटी, ये हुआ क्या, एरिया वेलोसिटी हुआ है एंगुलर मोमेंटम डिवाइड बाई 2m, डिवाइड बाई 2m, ये एरिया वेलोसिटी है। और ये एंगुलर मोमेंटम जो है ना कांस्टेंट रहता है इन ऑल प्लैनेटरी मोशन, इन ऑल प्लैनेटरी मोशन। एंगुलर मोमेंटम remains constant and conserved। देखिए एक छोटी सी बात मैं सभी बच्चों को बता देना चाहता हूँ कि आपकी स्कूल में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके अंदर आप जो है ना उतना ही आंसर लिखा करो जितना पूछा गया है। जैसे स्टेटमेंट पूछा गया है तो बस आप स्टेटमेंट लिख दीजिए। ये तो मेरी जो एक्सप्लेनेशन है ना, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सप्लेनेशन होती है और वो पर्पज़ क्या है, उसका पर्पज़ है कंपटीशन। आपका जो स्कूल पर्पज़ है ना वो तो बहुत छोटे से में ही सॉल्व हो जाता है। अब ये थोड़ा सा आपको इसमें स्मार्ट बनना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें, क्योंकि ये तो फिर मतलब जो है ना सारा एक्सप्लेनेशन अलग ही है। आपका जो स्कूल वाला मामला है ना वो तो यहाँ पर शायद ख़त्म हो जाता है, यहाँ पर इतने तक में ख़त्म हो जाता है स्कूल का लॉ, जो स्कूल की रिक्वायरमेंट। आपका जो फर्स्ट लॉ है उसमें भी जो आपकी स्कूल की रिक्वायरमेंट है ना, जिसमें आपकी स्कूल की ज़रूरत है, वो कहाँ ख़त्म हो जाती है स्कूल की ज़रूरत, आपकी स्कूल की ज़रूरत यहाँ ख़त्म हो जाती है, लॉ ऑफ ऑर्बिट। ये देखो स्कूल का कहाँ तक ज़रूरत है कि आपको स्कूल में सवाल आता है तो आप यहाँ तक बता दीजिए। कहाँ तक बता दें, यहाँ तक बता दीजिए। ये डायग्राम बना दें और ये यहाँ तक बता दीजिए। चाहो तो एपीहीलियन पेरीहीलियन भी बता दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस इससे मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम आप यहाँ तक स्कूल में चले जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना। हाँ, एक मिनट ज़रा मैं बताता हूँ। अगर आप स्कूल के अंदर आपके सवाल आता है और आप आंसर जो है ना यहाँ तक दे देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में मत जाइए आप, यहाँ तक दे देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ज़्यादा नहीं, है ना। चलिए अब अपन तीसरे उस पर आते हैं, केपलर्स थर्ड लॉ। थर्ड लॉ देखिए, केपलर्स थर्ड लॉ क्या है। दिस इज लॉ ऑफ टाइम, लॉ ऑफ टाइम। तो देखिए लॉ ऑफ टाइम क्या होता है। टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट, टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट इन वन रिवोल्यूशन, राउंड द सन इज एक मिनट ऐसा करो, यहाँ पर लिखिए स्क्वायर ऑफ टाइम टेकन।
स्क्वायर ऑफ टाइम टेकन, थोड़ा सा स्क्वायर ऑफ टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट इन वन रिवोल्यूशन राउंड द सन is proportional to cube of semi major axis A और क्यूब ऑफ एवरेज डिस्टेंस ये आपका थर्ड लॉ है। तो यानी कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब होता है। ए क्या है आपका सेमी मेजर एक्सिस है, और इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर एवरेज क्यूब, ये भी है ना। एक्चुअली आर एवरेज और ए क्यूब एक ही चीज होती है ना। आर एवरेज इज ए, दिस इज सेमी मेजर एक्सिस। राइट, ये आपके केपलर्स लॉ हो गए। अब केपलर्स लॉ के बाद में हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसके लिए एक वीडियो और मैं भेजूंगा, आज ही आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ओके, नमस्ते।